हेलो क्लास। हम लोग वीबीटी और वीएचपीआर थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा बंध एंड पाई बंध। तो देखते हैं सिग्मा बंध एवं पाई बंध क्या होता है। ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। तो यहाँ पे देखते हैं संयोजी बंध अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर दो श्रेणी में विभाजित होता है। जो आपका सहसंयोजी बंध है, मतलब जो शेयरिंग से आपका बंध बना है, साझेदारी से जो बंध बना है, वो ओवरलैपिंग के प्रकार के आधार पर, अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर दो श्रेणी में हम लोग उसको बांटते हैं। किसको? सहसंयोजी बंध को। कौन कौन सी श्रेणी है? पहला है आपका सिग्मा बंध और सेकंड है आपका पाई बंध। पहला क्या है? सिग्मा बंध और सेकंड क्या है? पाई बंध। तो पहले देखते हैं सिग्मा बंध क्या होता है। तो चलिए, सिग्मा बंध और पाई बंध को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका ऑर्बिटल है, जैसे कि एस ऑर्बिटल, जैसे कि पी ऑर्बिटल, इनकी आकृति कैसी होती है। तो हम लोग जो आपका एस ऑर्बिटल है, उसको एस ऑर्बिटल को गोलाकार और जो पी ऑर्बिटल होता है उसको डंबल के आकार का दर्शाते हैं। एस ऑर्बिटल, ये है आपका एस ऑर्बिटल और ये है आपका पी ऑर्बिटल। ठीक, एस ऑर्बिटल को गोलाकार और पी ऑर्बिटल को डंबल के आकार का दर्शाते हैं। तो आपको पता ही होगा, जो आपका पी कक्षक है, पी कक्षक में कितने, सॉरी, जो आपका यहाँ पे, हाँ ठीक, पी कक्षक है उसमें कितने कक्षक होते हैं। जैसे कि एस में एक कक्षक होता है, पी में कितना कक्षक होता है? 3 कक्षक होता है। डी में कितना कक्षक होता है? 5 कक्षक होता है। ठीक, और उसी तरह से एफ में कितना होता है? एफ में होता है आपका 7, 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक होता है और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। इसको हमने पहले से ही पढ़ चुका था। तो यहाँ पे जो आपका पी में, एफ में कितने टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। तो देखो, पी में कितने यहाँ पे कक्षक बने हैं? 3 कक्षक। और मैंने अभी बताया जो पी है उसकी आकृति कैसी होगी? डंबल के आकार की। जो एस है उसकी आकृति कैसी होगी? गोलाकार, है ना। तो यहाँ पे आपका पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एक बार फिर से, ये है आपका पी एक्स, ये है आपका पी वाई, ये है आपका पी जेड। अभी बताया मैंने, यहाँ पे जो आपका पी ऑर्बिटल है उस वो कितना कक्षक होता है? 3 कक्षक। ये है पी एक्स, ये है पी वाई और ये है पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक, पहला कक्षक पी एक्स है, दूसरा कक्षक पी वाई, तीसरा कक्षक पी जेड। तो ये हो जाएगा पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इस पी एक्स की आकृति इस प्रकार होती है, पी वाई की आकृति इस प्रकार और पी जेड की आकृति इस प्रकार। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले थे सिग्मा बंध और पाई बंध को, है ना। तो सिग्मा बंध क्या होता है? 2 अर्धपूरित परमाणु कक्षकों से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनता है। 2 अर्धपूरित परमाणु कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन द्वारा, एक्सिस के अतिव्यापन द्वारा क्या बनता है? आपका सिग्मा बंध बनता है। तो यहाँ पे सिग्मा बंध को देखते हैं। अभी मैंने बताया सिग्मा बंध 2 अर्धपूरी परमाणु कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन द्वारा बनता है। सिग्मा बंध 2 अर्धपूरित, जैसे कि यहाँ पे एस ऑर्बिटल और यहाँ पे एस ऑर्बिटल आपस में मिल करके क्या बनाएंगे? आपका सिग्मा बंध बनाएंगे। ठीक, ये एस और ये वाला एस, दोनों एस कक्षक आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? सिग्मा बंध बना लेते हैं, है ना। क्या बना लेते हैं? सिग्मा बंध। अक्ष में इनके अतिव्यापन हो रहा है, एक्सिस में। ठीक, एक्सिस में अतिव्यापन हो रहा है तो इस कारण ये सिग्मा बंध है। और पाई बंध को देखते हैं। 2 अर्धपूरित परमाणु कक्षक के पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। पार्श्व मतलब उनके, जैसे कि देखो,
अब यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है और इसके समक्ष एक और p ऑर्बिटल आता है, तो ये कहलाएगा आपका पार्श्वीय अतिव्यापन। मतलब यहाँ पे खड़ी रूप में अतिव्यापन हो रहा है और यहाँ पे आड़े रूप में अतिव्यापन हो रहा है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे गोलाकार है और एक गोला है आकर के अतिव्यापन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिग्मा बंध। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन अवरह है और नीचे में इलेक्ट्रॉन अवरह है। उसी प्रकार इस कक्षक में भी एक ऊपर में इलेक्ट्रॉन अवरह है और एक नीचे में इलेक्ट्रॉन अवरह है। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच अतिव्यापन आपका कहलाएगा पाई। यहाँ पे जो अतिव्यापन होगा उससे बनेगा आपका पाई बंध और इस तरह से अतिव्यापन होगा तो बनेगा सिग्मा बंध। देखो ये है एस कक्षक और एस कक्षक। एस कक्षक जो होते हैं आपस में अतिव्यापन करके कौन सा बंध बनाते हैं? सिग्मा बंध। लेकिन जो पी कक्षक होते हैं, पी में से भी आपका ये कौन सा है? ये वाला है आपका पी जेड। कौन सा है ये? पी जेड। पी जेड और पी जेड कक्षक आपस में मिल करके क्या आपस में पार्श्वीय अतिव्यापन दर्शाते हैं और पाई बंध का निर्माण करते हैं। उसी तरह से अब देखते हैं क्या जो आपका पी एक्स है, पी एक्स मतलब ये पी एक्स और पी एक्स कक्षक भी मिल करके पार्श्वीय अतिव्यापन करेंगे क्या? तो देखो यहाँ इसके दोनों एक्सिस नहीं जुड़ पा रहे हैं ना, तो मतलब इनके दोनों इलेक्ट्रॉन अभ्र नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा बंध। देखो एक्सिस में अतिव्यापन हो रहा है, अक्षीय अतिव्यापन हो रहा है, तो इस कारण क्या हो जाएगा? सिग्मा बंध। अगर पी वाई की बात करें तो ये है आपका पी वाई और ये है आपका दूसरा पी वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इन दोनों के आढ़ी रूप में खड़ी रूप में अतिव्यापन हो रहे हैं ना, इन दोनों के पार्श्व के बीच अतिव्यापन हो रहे हैं, दोनों पार्श्व के बीच। तो इस कारण ये क्या कहलाएगा? आपका पाई बंध कहलाएगा। ठीक, तो दो अर्धपूरित परमाणु कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन से क्या बनता है? सिग्मा बंध बनता है। और दो अर्धपूरित कक्षक के पार्श्वीय अतिव्यापन से क्या बनता है? पाई बंध बनता है। पाई बंध में जो इलेक्ट्रॉन अवरोह होता है वो ऊपर की ओर और नीचे की ओर होता है। और हाँ, पाई बंध में इलेक्ट्रॉन अवरोह ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है ना। तो अब यहाँ पे देखो सिग्मा बंध और पाई बंध के उदाहरण कौन कौन से हैं? एस कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएंगे, यहाँ पे हमने देख लिया। और यहाँ पे हमने देखा पी एक्स और पी एक्स कक्षक आपस में मिलकर के सिग्मा बंध बनाएंगे। दो उदाहरण हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ये है उदाहरण, एस कक्षक आपस में मिलकर के सिग्मा बंध बनाते हैं। उसी तरह से पी एक्स और पी एक्स कक्षक आपस में मिलकर के सिग्मा बंध बनाते हैं। और पी जेड कक्षक आपस में मिलकर पाई बंध बनाते हैं। और पी वाई कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पाई बंध बनाते हैं, है ना। इसके और उदाहरण हम लोग देखना चाहें तो और देख सकते हैं, जैसे कि एस कक्षक और पी एक्स कक्षक। यहाँ पे आपका एस कक्षक है और यहाँ पे आपका पी एक्स कक्षक है। तो ये दोनों कक्षक भी मिल करके क्या बनाते हैं? आपका सिग्मा बंध ही बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं? सिग्मा बंध। ठीक, एस कक्षक आपस में मिलकर सिग्मा बंध बनाएंगे। पी एक्स कक्षक आपस में मिलकर सिग्मा बंध बनाएंगे। एस कक्षक और पी एक्स कक्षक भी आपस में मिलकर सिग्मा बंध बनाएंगे। और यहाँ पे पी जेड पी वाई ये दोनों कक्षक आपस में मिलकर आपका पाई बंध बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे सिग्मा बंध क्या होता है, पाई बंध क्या होता है, हमने पढ़ा है। दो अर्धपूरित परमाणु कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है और दो अर्धपूरित परमाणु कक्षक के पार्श्वीय अतिव्यापन से क्या बनता है? पाई बंध। उदाहरण को हमने देख लिया है, यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिग्मा बंध एवं पाई बंध में अंतर। तो सिग्मा बंध के बारे में हमने देखा, पहला अंतर है सिग्मा बंध जो होता है दो परमाणु कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। पहला अंतर क्या है? सिग्मा बंध जो होता है दो परमाणु कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन से होता है, जबकि जो पाई बंध होता है दो परमाणु कक्षक के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। उदाहरण हमने देखा है एस कक्षक, पी एक्स कक्षक और एस पी कक्षक, है ना। एस और पी एक्स कक्षक ये सभी मिलकर सिग्मा बंध बनाते हैं। और पी वाई पी जेड ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपका पाई बंध। उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा अंतर हमारा ये है, जो सिग्मा बंध होता है वो कैसा होता है? मजबूत होता है। सिग्मा बंध मजबूत होता है, लेकिन पाई बंध कैसा होता है? वो थोड़ा कमज़ोर बंध होता है। ठीक, दूसरा अंतर हमने देखा यहाँ पे, सिग्मा बंध क्या होता है? मजबूत होता है, लेकिन पाई बंध कैसा होता है? वो कमज़ोर होता है। अगला अंतर है यहाँ पे
एस ऑर्बिटल के अतिव्यापन से, एस ऑर्बिटल मतलब एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। एस ऑर्बिटल के अतिव्यापन से हमेशा ही सिग्मा बंध बनेगा, ठीक। एस ऑर्बिटल के अतिव्यापन से हमेशा ही क्या बंध बनता है, सिग्मा बंध। एस ऑर्बिटल के अतिव्यापन से कभी भी पाई बंध नहीं बनता, ठीक। और क्या है आपका चौथा अंतर है, ऑर्बिटलों का अतिव्यापन सममित रूप से होता है। जो आपका सिग्मा बंध होता है, सिग्मा बंध में जो ऑर्बिटल होते हैं अतिव्यापन करते हैं तो उनमें अतिव्यापन समान रूप से होता है, अतिव्यापन सममित रूप से होता है। लेकिन जो आपका पाई बंध है उसमें अतिव्यापन जो होता है समान रूप से नहीं हो पाता। सिग्मा बंध में अतिव्यापन क्या होता है, अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग, जैसे एक एस कक्षक दूसरा मतलब कोई भी पहला कक्षक दूसरा कक्षक आकर के आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका अतिव्यापन, ठीक। यहाँ पे एक कक्षक है, यहाँ पे ये दोनों अगर पास आकर के मिल जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका अतिव्यापन हुआ है, ठीक। तो क्या होता है, सिग्मा बंध में अतिव्यापन जो होता है सममित रूप से होता है, लेकिन पाई बंध में अतिव्यापन सममित रूप से नहीं होता है। अगला अंतर है आपका, देखो पांचवा अंतर आपका ये है कि इसमें क्या होता है, पी ऑर्बिटल की ये अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है दोनों नाभिकों के बीच में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है दोनों नाभिकों के बीच में आ जाता है। इसमें होता क्या है, एक्चुअल में जो दो लोब होते हैं, पी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, दो लोब, है ना। इसमें क्या होते हैं, दो लोब होते हैं। तो जैसे कि आपका सिग्मा बंध है उसमें इस प्रकार का लोब होता है ना। तो ये दो कक्षक अगर मिल रहे हैं, आपका पी एक्स और पी एक्स मिल रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअल में जो एक लोब होता है वो तो बड़ा होता है लेकिन सेकंड वाला लोब छोटा हो जाता है। पहला लोब बड़ा हो जाता है लेकिन सेकंड वाला लोब छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा बंध आपका पार्श्वी जो सिग्मा बंध है अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। पी एक्स जैसे अगर जुड़ रहे हैं तो एक लोब तो बड़ा होता है लेकिन दूसरा लोब कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक। यहाँ पे ये डाल सकते हो पांचवा अंतर में, इसमें इस प्रकार के अतिव्यापन में या फिर सिग्मा बंध बनने वाले कक्षकों में, जैसे कि पी एक्स और पी एक्स में एक लोब बड़ा लेकिन दूसरा लोब छोटा हो जाता है, ऐसा आप लोग लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें दोनों लोब क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक। पांचवा अंतर यह है कि सिग्मा बंध बनाने वाले कक्षकों में या फिर सिग्मा बंध बनने के पश्चात पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल में, सिग्मा बंध बनने के पश्चात पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल में एक लोब बड़ा होता है लेकिन दूसरा लोब क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों लोब क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक। छठवां अंतर है आपका इस बंध के सापेक्ष, मतलब सिग्मा बंध के सापेक्ष घूर्णन क्या होता है, संभव होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे रेखा खींचे अगर, तो यहाँ पे हम लोग दो ऐसे करके हम लोग घुमा सकते हैं, है ना। इसको जैसे कि अगर घुमाएंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, फिर घुमाएंगे तो फिर ये वाला इधर, फिर ये वाला, मतलब ये घूम सकेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लोब को बना दूँ, एक लोब इधर एक लोब इधर, तो अगर मैं दोनों को घुमाना चाहूँ तो दोनों करके घूम जाएंगे, है ना। इसमें क्या होता है, घूर्णन संभव होता है, सिग्मा बंध में घूर्णन संभव होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें घूर्णन संभव नहीं होता है, इसमें घूर्णन संभव नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आड़ी रेखा खींचे तो यहाँ पे घूर्णन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो सातवां अंतर है, अतिव्यापन के फलस्वरूप पहला बंध हमेशा सिग्मा होता है। जैसे कि अगर आपका सिंगल बंध बना हुआ है, ठीक, अगर आपका सिंगल बंध बना हुआ है तो वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। अतिव्यापन के फलस्वरूप जो पहला बंध आपका बना है वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक। और इसमें क्या होता है, आपका पाई बंध में पहला छोड़कर दूसरा और तीसरा बंध क्या होता है, पाई होता है। जैसे कि ट्रिपल बंध बना हुआ है तो इसमें पहला जो बंध है आपका सिग्मा होगा लेकिन दूसरा बंध पाई, तीसरा बंध भी पाई होगा। पहला बंध हमेशा सिग्मा होता है, दूसरा और तीसरा क्या होता है, पाई बंध होता है, ठीक। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अंतर को देखा है। अंतर को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे बंध पैरामीटर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बंध पैरामीटर। बंध पैरामीटर क्या होता है उसको देखते हैं। बंध ऊर्जा, बंध लंबाई, बंध कोण एवं बंध कोटि ससंयोजक बंध के मुख्य बंध पैरामीटर हैं।
जो बंद ऊर्जा है ये हमें बंद के बारे में बताता है, बंद लंबाई भी बंद के बारे में बताता है, बंद कोण ये भी बंद के बारे में बताता है। या मतलब ये है कि ये सभी बंद के बारे में कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये आपके मुख्य पैरामीटर कहलाएंगे। ठीक, तो देखते हैं बंद ऊर्जा क्या है। बंद ऊर्जा या बंद एंथैल्पी किसी सहसंयोजक बंध के बनने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कोई सहसंयोजक बंध बन रहा है, जैसे कि ए और बी आपस में शेयरिंग कर रहे हैं और सहसंयोजी बंध यहाँ पे बना रहे हैं, तो इस सहसंयोजी बंध के बनने पर जितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है या फिर वह ऊर्जा जो किसी सहसंयोजी बंध को विघटित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे बंद ऊर्जा कहते हैं। देखो हमने यहाँ पे देखा जैसे ए और बी आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे सहसंयोजी बंध बना रहे हैं, तो इस सहसंयोजी बंध बनने में यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, उसे हम लोग बंद ऊर्जा कहेंगे। या फिर इस सहसंयोजी बंध जो बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए, इसको हमें तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बंद ऊर्जा। तो इस तरीके से दो तरीके से हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। सहसंयोजी बंध बनने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो है आपकी बंद ऊर्जा, या फिर सहसंयोजी बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो है आपकी बंद ऊर्जा। ठीक, बंद ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में या फिर किलो कैलोरी प्रति मोल में हम लोग दर्शाते हैं। बंद ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में या फिर किलो कैलोरी प्रति मोल में दर्शाते हैं। किसी बंध की बंद ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है, देखो किसी भी बंध की बंद ऊर्जा का मान जितना हायर होगा वह बंध उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा, उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा एवं बंध अधिक स्थायी होगा। जैसे कि अगर यहाँ से अधिक ऊर्जा निकल रही है या फिर इस सहसंयोजी बंध को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका सहसंयोजी बंध बना है वो बहुत ही मजबूत है। ठीक, कैसा है, वो बहुत ही मजबूत है। जो बॉन्ड ऊर्जा होती है, बंद ऊर्जा होती है, उसको हम लोग ई से दर्शाते हैं, बंद ऊर्जा को ई से। ठीक, या फिर बंध डिसोसिएशन एनर्जी को, बंध वियोजन ऊर्जा को डी से प्रतीक करते हैं। अगर इन सहसंयोजी बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है उसको हम लोग डी से दर्शाएंगे। अगर इस सहसंयोजी बंध के बनने में जितनी ऊर्जा निकल रही है उसको ई से दर्शाएंगे। सहसंयोजी बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है उसको डी से, और सहसंयोजी बंध के बनने में जितनी ऊर्जा निकल रही है उसको ई से। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा बंध ऊर्जा क्या होता है। अब आगे देखते हैं आबंध या फिर बंध लंबाई। आबंध या फिर बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ, दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र के बीच की औसत दूरी। दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, यहाँ पे इनकी दूरी कितनी है, इसका डिस्टेंस कितना है, वो आपका कहलाएगा बंध लंबाई। दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी क्या है, आपकी बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी क्या है, बंध लंबाई। ठीक, अगर किसी सहसंयोजी अणु की बात करें तो किसी सहसंयोजी अणु में किसी आबंध से जुड़े हुए दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, किसी सहसंयोजी अणु में आबंध से एक दूसरे से किसी भी प्रकार के आबंध से जुड़े, सहसंयोजी आबंध से मान लेते हैं, सहसंयोजी आबंध से जुड़े हुए दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वही उसकी बंध लंबाई कहलाएगी। अगर हाँ ठीक है, अगर वो आपका सहसंयोजी अणु है, सहसंयोजी बंध से आपस में जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, बंध लंबाई। तो इस बंध लंबाई को हम लोग एगस्टान से दर्शाते हैं। एगस्टान ये है आपका, एक एगस्टान बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको एगस्टान से दर्शाएंगे या फिर पिकोमीटर से दर्शाएंगे। एक पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। ठीक, किसी सहसंयोजी अणु से जुड़े हुए या फिर किसी सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए दोनों नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, बंध लंबाई कहलाएगी। अगर अणु जो है अगर परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं तो इनके बंध लंबाई को हम लोग एगस्टान से दर्शाएंगे या फिर पिकोमीटर से दर्शाएंगे, एगस्टान से या फिर पिकोमीटर से, है ना। अगर आपका जो अणु, अगर यहाँ पे जो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं वो आयनिक बंध से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो परमाणु जुड़े हैं मान लेते हैं वो आयनिक बंध से जुड़े हैं, सहसंयोजी बंध से ना जुड़ करके कौन से बंध से जुड़े हैं, आयनिक बंध से, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो आयनिक यौगिक में उसके दोनों परमाणु की त्रिज्याओं का योगफल बंध लंबाई के बराबर होता है। आयनिक यौगिक मतलब अगर वो आयनिक बंध से जुड़े हुए हैं तो उनकी दोनों त्रिज्याओं का,
इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या का योगफल क्या कहलाता है? बंध लंबाई कहलाता है। अगर वो अणु आपका आयनिक अणु है, आयनिक यौगिक है, अगर वो आपस में आयनिक बंध से जुड़े हुए हैं तो दोनों की त्रिज्या, दोनों परमाणुओं की त्रिज्या का योग ही क्या कहलाता है? आपका बंध लंबाई कहलाता है ना। जैसे कि HCl के केस में देखें, है ना, HCl हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक दूसरा परमाणु, तो इसके केस में बंध लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या मतलब हाइड्रोजन की त्रिज्या और क्लोरीन की त्रिज्या, इन दोनों की, हाइड्रोजन की रेडियस ऑफ हाइड्रोजन और प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन प्लस आयन और माइनस आयन, दोनों की त्रिज्या का योग ही क्या कहलाएगा? आपका बॉन्ड लंबाई कहलाएगा। इसको बॉन्ड लंबाई को हम लोग यहाँ से D से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। अगर आपका अणु सहसंयोजी अणु है, वो आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है, तो बंध लंबाई को D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर आपका अणु कैसा है? सहसंयोजी अणु है, सहसंयोजी यौगिक है, आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है, तो बंध लंबाई बंध लंबाई को D से प्रदर्शित करते हैं। और उसको, जैसे कि आपका ये A परमाणु है, ये आपका B परमाणु है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? RA प्लस RB। ठीक है, क्या लिखेंगे? RA प्लस RB, है ना। तो बंध लंबाई को हमने देखा, बंध लंबाई क्या होता है। अगर मान लेते हैं, अगर ये दोनों अणु आपस में आयनिक बंध से जुड़े हुए हैं, ठीक, आयनिक बंध से जुड़े हुए हैं, तब जो बंध लंबाई है वो क्या हो जाएगी? बंध लंबाई जो है D बराबर R प्लस और R माइनस, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस, तो R प्लस इसकी त्रिज्या, R माइनस इसकी त्रिज्या का योग हो जाएगा। ठीक, और सहसंयोजी में तो पता ही है, इस अणु की त्रिज्या और इस अणु की त्रिज्या। ठीक, तो यहाँ पे हमने बंध लंबाई को देखा है। अब आगे देखते हैं आबंध कोण को। आबंध कोण क्या होता है? किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से संलग्न दो आबंधों के मध्य, किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु से संलग्न दो आबंध के बीच जो कोण होता है वो आपका आबंध कोण कहलाता है। सेंट्रल एटम से जुड़े हुए परमाणुओं के बीच, सेंट्रल एटम से, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? आपका आबंध कोण कहलाता है। जैसे कि NH3 में दो हाइड्रोजन के बीच का कोण जो होता है 160 डिग्री होता है। आबंध कोण को डिग्री से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। आबंध कोण को किससे व्यक्त करते हैं? डिग्री से। यहाँ पे जो ऊपर में बिंदु टाइप से दिख रहा है वो है आपका डिग्री। आबंध कोण का मान मुख्य रूप से केंद्रीय परमाणु के संकरण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एवं केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु की ऋण विद्युतता पर निर्भर करता है। जो आबंध कोण है उसका मान केंद्रीय परमाणु के संकरण पर और आबंध कोण से जुड़े हुए परमाणु पर निर्भर करता है। सेंट्रल एटम पर और इस परमाणु पर, जुड़े हुए परमाणु पर निर्भर करता है। ठीक, तो आबंध कोण क्या होता है हमने देखा, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु के बीच जो आपका कोण बनता है वो कहलाता है आबंध कोण। आबंध कोण का मान केंद्रीय परमाणु पर और केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु पर निर्भर करता है। यहाँ पे उदाहरण दिया है CO2, CH2, BeCl2 के अणु क्या होते हैं? रेखीय होते हैं। रेखीय है इसका मतलब ये है, रेखीय है इसका मतलब उनके बीच जो बॉन्ड एंगल है, आबंध कोण रेखीय है इसका मतलब 180 अंश का कोण बनता है ना, 180 अंश का क्या बनता है? कोण। तो यहाँ पे CO2, CH2, BeCl2 के अणु क्या होते हैं? रेखीय होते हैं। CO, CO, SCS एवं Cl, BeCl के मध्य आबंध कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने आबंध कोण के बारे में देखा है। उदाहरण भी इसको आप लोग लिख लीजिएगा, डायग्राम भी बना लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं ध्रुवीय एवं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय क्या होता है? ध्रुवीय एवं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। तो ध्रुवीय अध्रुवीय क्या होता है उसको देखते हैं। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, हम जानते हैं कि कोई भी सहसंयोजी बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की आपसी साझेदारी से निर्मित होता है। यह मानना उचित है कि बंध बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों के बीच व्यवस्थित हो, ताकि अणु पूर्ण रूप से उदासीन होकर उस पर कोई ध्रुवता उत्पन्न ना हो। यह अध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो चलिए अध्रुवीय सहसंयोजी बंध को मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। तो देखो, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्या होता है? सहसंयोजी
अगर सहसंयोजी बंध बनाने वाले परमाणु आपके समान परमाणु हैं, या फिर ये कहें सहसंयोजी बंध अगर उस परमाणु के उन परमाणुओं के बीच बना है जो आपस में समनाभिकीय है। मतलब अगर सहसंयोजी बंध समान परमाणुओं के बीच बनता है, अगर सहसंयोजी बंध समान परमाणु के बीच बनता है तो वहाँ पर कोई ध्रुवता उत्पन्न नहीं होती है। देखो, अगर ये परमाणु और ये दोनों परमाणु आपस में समान है तो अगर इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ पे शेयरिंग हो रही है तो इन समान परमाणु है भाई, दोनों ही क्या है, समान परमाणु है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, समान आकर्षित करेंगे, समान रूप से आकर्षित करेंगे ना। तो इस कारण यहाँ पे कोई ध्रुवता उत्पन्न नहीं होती है। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्या होता है, जब सहसंयोजी बंध बनाने वाले परमाणु आपस में समान हो तो वहाँ पर कोई ध्रुवता उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता, यहाँ पे जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा उसको आकर्षित करने की क्षमता, उसको खींचने की क्षमता दोनों परमाणु की क्या होगी, समान होगी, क्योंकि दोनों ही समान परमाणु हैं, है ना। जैसे कि H2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, ये आपके उदाहरण हैं। अगर बात करें ध्रुवीय सहसंयोजी बंध की तो उसमें क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, अगर सहसंयोजी बंध ऐसे परमाणु के बीच बना है, अगर सहसंयोजी बंध ऐसे परमाणु के बीच बना है जो आपस में समान नहीं है, सहसंयोजी बंध ऐसे परमाणु के बीच बना है जो आपस में क्या है, समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करेगा। जैसे कि ये दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये बना है बंध, है ना। क्लोरीन के 72वें कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6 और 1 7, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सहसंयोजी बंध ऐसे परमाणु के बीच बना है जो आपस में समान नहीं है तो कोई एक परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को ज़्यादा खींचेगा, अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा। तो सहसंयोजी बंध क्या है, यहाँ पे जो बना है बंध उसकी ओर खिंचक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन, मान लेते हैं सहसंयोजी बंध को साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म जो यहाँ पे बना हुआ है, मान लेते हैं जो क्लोरीन है वो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है क्लोरीन की ओर आकर्षित हो जाएगा, उधर की ओर चला जाएगा, जिसके कारण इसमें माइनस चार्ज, पार्शियली आंशिक रूप से माइनस चार्ज और इसमें आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक, तो इस कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। तो इस कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध को एक बार फिर से समझते हैं। क्या होता है, अगर सहसंयोजी बंध ऐसे परमाणु के बीच बना है जो आपस में समान नहीं है, आपस में समान नहीं है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, किसी एक परमाणु के बीच किसी एक परमाणु की ओर अधिक आकर्षित हो जाएगा। देखो, जो परमाणु ज़्यादा ऋण विद्युतीय होगा वो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इस कारण वह साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण यहाँ पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाता है, जिस कारण यहाँ पे ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो यह है आपका सहसंयोजी बंध। तो इस तरह से अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्या होता है इसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आप अपनी समझ से इसका आंसर लिखिएगा। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुवीय आघूर्ण। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है उसको देखते हैं।